इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड। तो कौन कौन से स्मार्ट सिटीज हैं? देखिए, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ये मंत्रालय याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में का आयोजन किया जाता है। स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देने वाले शहरों, परियोजनाओं और नवाचारी विचारों को पुरस्कृत करने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया गया था। अब तक वर्ष 2018, 19, 20 ISAC के 3 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। IAC के चौथे संस्करण को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। 25 अगस्त 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2022 के विजेताओं को की घोषणा की गई। इसके तहत इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। इंदौर देखिए यहाँ पे हर जगह जो है टॉप कर रहा है, इसे आप नोट कीजिएगा। आगे देखिए, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन के में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नियुक्त किया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए MP को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अवार्ड देख लेते हैं। पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे आगरा। ठीक, आगरा स्मार्ट सिटीज में आगे जा रहा है भाई, तो आप इसे विशेष रूप से याद रखिए। श्रेणी देखिए, राज्य में है MP, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे ही है उत्तर प्रदेश। मतलब तीसरे नंबर दो लोग हैं, तीसरे नंबर पे 2 राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये देखिए, और पहले पे है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो राजस्थान UP को एक जगह कर लीजिए राज्य के रूप में, और मध्य प्रदेश तमिलनाडु दूसरे, पहले दूसरे। इंदौर, सूरत, आगरा। देखिए सूरत इसमें बीच में आ गया, ये गुजरात का है, बाकी तो आपका सूरत और आगरा UP में। ठीक, चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। देखिए छोटा सा लिखा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़। वैसे भी चंडीगढ़ साफ सुथरा सुंदर रहता ही है, तो ना भी पढ़े हो तो भी आप कर सकते हैं। देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत क्या है कि जो रेलवे स्टेशन है उन्हें थोड़ा सा रेनोवेट किया जाएगा। पढ़ लेते हैं इसे। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक नई नीति तैयार की है, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इसमें से सर्वाधिक 156 रेलवे स्टेशन UP में है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सबसे ज़्यादा जो स्टेशन चिन्हित किए गए हैं वो अपने UP में है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र, और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, 156 UP में और 126 महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में 98 का स्थान है। बिहार के 92 रेलवे स्टेशन इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। ठीक है, 6 अगस्त 2023 को मोदी जी ने इस योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। तो ये कोई बढ़िया डाटा है नहीं, आ नहीं सकता। ये ज्ञातव्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। प्रमुख राज्यों में इन रेलवे स्टेशनों का वितरण निम्नवत है। UP 55, राजस्थान 55। देखिए ये बेकार है फैक्ट, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, देखिए इससे क्वेश्चन आता है। एक प्रगति समीक्षा, देखिए UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, ये आप याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो UNDP में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 2 वर्ष 2010 से ही शामिल किया जाता रहा है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में ये जो है MPI को 2010 से ही शामिल किया जाता रहा है। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला गैर मुद्री नॉन मॉनेटरी गरीबी सूचकांक है।
इसके तहत तीन आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और एवं रहन सहन का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है कि जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किन किन आयामों को शामिल किया जाता है। तो ये है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। जो आएगा उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। इसके आधार पर जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है और ये मानव विकास सूचकांक का पार्ट है। ठीक है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। इन सारे फैक्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल एमपीआई प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसके मतलब उसी के पैरेलल राष्ट्रीय स्तर पे करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक एमपीआई रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए कौन है? नीति आयोग नोडल मंत्रालय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ध्यान देकर के याद कर लीजिए। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल एजेंसी है। ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण तीन आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन स्तर में 12 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। ये 12 संकेतक आप एक बार एक नज़र डाल लीजिएगा। वैसे तो आता नहीं है, पर अगर पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो आप ये क्वेश्चन भी बनता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो कौन करता है? नीति आयोग करता है। ठीक है। यह रिपोर्ट का द्वितीय संस्करण है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2021 में लॉन्च किया गया था। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 पर आधारित है। अगर ये तो नहीं पूछेगा, फिर भी आप पढ़ लीजिए। इस रिपोर्ट में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें NFHS 4 2015-16 एवं NFHS 5 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तनों को भी दर्ज किया गया है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अच्छा, 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए? तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने करोड़ लोग? 135 मिलियन, 13.5 करोड़ लोग हाल ही में बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ठीक है। समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से यूपी देखिए सबसे ज़्यादा यहीं पे गरीबी मुक्त हुए हैं लोग। यूपी से 3.4, बिहार से 2.25 और एमपी से 1.36 करोड़। बीमारू राज्यों पे विशेष कर ध्यान दीजिए। बीमारू, BIMARU। ठीक है। बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश लास्ट में है। तो देखिए यूपी, बिहार और एमपी तो सबसे ज़्यादा गरीबी यूपी और बिहार और एमपी में यहाँ के लोगों निकले हैं। देखिए वर्ष 2015-16 में भारत में वर्ष 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85 थी, जो वर्ष 2019-21 में घटकर 14.96 हो गई है। अब वो आंकड़ों की बाजीगरी जो है ना, ये ठीक है। आगे देखिए, स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89 की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। भारत में इतनी कमी हो गई है। ठीक है, 24.85 से 14.96 हुआ है, तो इतना % हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी
32.59 वर्ष 2015-16 से घटकर इतना हो गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी इतना से इतना हो गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेहतर होता कि कुछ ऐसा भी सूचकांक होता जिसमें कि बेरोजगारी दर को मापा जाता, तब पता चलता है कि बेरोजगारी बढ़ी है घटी है, और उसका प्रकाशन भी विस्तृत ढंग से किया जाता तो युवाओं का कल्याण हो जाता। चलिए, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2019-21 के मध्य भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई वैल्यू 0.117 से घटकर 0.066 हो गया है। सद्य रिपोर्ट से प्रदर्शित होता है कि भारत वर्ष 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम आधे की कटौती को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। तो पहले तो आपको एसडीजी 1 के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए, एमपीआई 2023 सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य तो कौन है? बिहार। हम इसको देखेंगे 2019-21 के डेटा को। देखिए, बिहार है, फिर झारखंड है, फिर मेघालय है, चौथे नंबर पे अपना यूपी है। ठीक है, अभी यूपी में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, और 5वें नंबर पे है जो है वो है एमपी। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य बिहार, झारखंड, मेघालय और यूपी और एमपी। आंकड़े देखते हैं एक नज़र में फटाफट। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। केरल तो हर चीज़ में ही टॉप पे रहता ही है, तो आप इसे याद रखिएगा। वर्ष 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में बहुआयामी जनसंख्या सर्वाधिक 9.21, जबकि पुडुचेरी में सबसे कम 0.85। तो अगर केंद्र शासित की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो दादरा नगर हवेली, दमन दीव एक ही हो गया है तो अब, और सर्वाधिक इनका है पुडुचेरी में सबसे कम है। ठीक है, बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में दर्ज की गई है। तो यूपी है जिसमें कि कमी दर्ज की जा रही है। ठीक है, और देखते हैं, यूपी वैसे विकास तो कर ही रहा है। तो वर्ष 2015-16 में एवं 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी शीर्ष 5 राज्य। ठीक है, क्या है? 2015-16 से 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीब जनसंख्या में कमी। देखिए, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ आई है? वो था जो सबसे गरीब थे, ये था बिहार में, फिर उसके बाद एमपी में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। तो शीर्ष 5 ये हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा कमी आई है, फिर उसके बाद एमपी, यूपी, और मतलब इस बीच में कमी 18.13 एमपी, और यूपी में देखिए 14.75 की कमी आई है। ठीक है, ये डाटा अगर कहीं आ जाए कथन कारण में तो याद रखिएगा 14.75 मतलब 15% के आसपास में। सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले। तो देखिए, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले जो हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर। तो बहराइच, श्रावस्ती, और न्यूनतम में क्या है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। ठीक है, देखिए, वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। ठीक है, आगे देखिए, कोई ज़्यादा बस ये डाटा याद रखिए, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बहराइच, श्रावस्ती, खासकर पहला वाला तो याद ही रखिए, ये कहाँ पे सबसे कम सर्वाधिक और न्यूनतम में, मतलब सर्वाधिक ये है, न्यूनतम ये है, और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई है? महाराजगंज में। ठीक है, आगे देखते हैं, वैभव फेलोशिप योजना। वैभव का पूरा नाम क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा, देखिए ये भी याद रखिएगा, 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह प्रवासी एवं निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था, और इस क्रम में 28 फरवरी 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था।
इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये जो है आप, ये है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। और वैभव का पूरा नाम भी आप याद रख लीजिएगा, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव। ठीक है, आगे देखिए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक एक विषय को शामिल किया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है। वास्तुकला नामक विषय के दायरे में विस्तार किया गया है। समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष 2019-23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये है इंपॉर्टेंट, अगर आएगा तो यहीं से आएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएगा, कुछ नहीं हो ज़्यादातर। इंडिया रैंकिंग 2023 शीर्ष 5 स्थान समग्र श्रेणी। क्या है? IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, ये हमेशा रहता है टॉप पे अक्सर। ठीक है, तो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, IIT दिल्ली, नई दिल्ली। देखिए IIT मद्रास पहले नंबर पे चेन्नई में, और IISc बेंगलुरु दूसरे नंबर पे, IIT दिल्ली तीसरे नंबर पे, IIT बॉम्बे मुंबई चौथे नंबर पे, और IIT कानपुर 5वें नंबर पे। कानपुर पाँचवें नंबर पर। ठीक, तो अगर क्वेश्चन यूपी में अगर आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैसे इंडिया रैंकिंग 2023 समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का केवल एक संस्थान IIT कानपुर है, 5वां स्थान को प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार स्थित IIT पटना को 66वीं रैंक प्राप्त हुई है, और IISc बेंगलोर को विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। समग्र श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और IIT मद्रास पहले है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली, अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर, और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में शीर्ष स्थान IIT मद्रास, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, ये हमेशा रहता है। फार्मेसी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। देखिए क्वेश्चन कहीं से नहीं आने वाला है। ठीक है, चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, एम्स दिल्ली, मतलब चिकित्सा में एम्स दिल्ली टॉप पे चल रहा है। ठीक है, दंत चिकित्सा में शीर्ष स्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई तमिलनाडु। विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। वास्तुकला में IIT रुड़की, और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ठीक, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं है, फिर भी आप वैभव को याद रखिएगा कि वैभव क्या है। और 2020 में जो है वो, मतलब एक ये विचार आया था और शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक, और कुछ नहीं, IIT मद्रास और ये है। बाकी आप ये याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc को मिला है। ठीक है, और यूपी में 5वें नंबर पर कानपुर है, IIT कानपुर। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, तो नहीं आएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन, ये जो है वो चर्चा ही है, चर्चा में काफ़ी है, तो आ सकता है क्वेश्चन। औपनिवेशिक युग कॉलोनियल इरा के दौरान अग्रगणी ब्रिटिश वास्तुविदों एडविन लुटियंस द्वारा हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। इसका उद्घाटन वर्ष 1931 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय, बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित। आपके लिए एक होमवर्क है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कार्यालय का संरक्षक कौन होता है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक और राजपथ आधिकारिक नाम कर्तव्य पथ हो गया अब इसका, के दोनों ओर नागरिक उद्यान सिविक गार्डन शामिल थे। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्ता के केंद्र में अवस्थित है। देखिए ये तो एक मतलब हिस्ट्री था, आप लुटियन जोन्स को याद रखिएगा। ऐसा भी कहा जाता है लुटियंस की दिल्ली, हाँ, नाम से भी वैसे लुटियंस जैसे लूट के ले जा रहा हो। तो हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने इसे बनाया था, और ये सारा इसमें शामिल था, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक, ये सब। अभी क्या है, नया संसद भवन जो बना है वो इन्हीं के बीच में केंद्र में अवस्थित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 28 मई। और इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का, स्मारक और डाक टिकट जारी किया गया।
प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल, देखिए ये काफ़ी चर्चा में भी था, तो आप सेंगोल को याद रखिएगा और सेंगोल के बारे में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। नए संसद भवन के डिज़ाइन अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आएगा तो। HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिमिटेड। सेंगोल 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट ये जारी किया गया, ठीक है। त्रिभुजाकार रूप में बना है, अब तक तो पिक्स देख ही चुके होंगे आप लोग। 64 इतने वर्ग मीटर में, और मुख्य प्रवेश द्वार पर ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। 3 मुख्य प्रवेश द्वार है इसमें, ज्ञान, शक्ति और कर्म। और 888 सीटों की व्यवस्था की क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। और नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। तो देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर आएगा तो आप इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। और जो नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थित है, ठीक, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो लोकसभा है वो पक्षी मोर पर मतलब उसका जो है आधारित है आंतरिक हिस्सा, और राज्यसभा का राष्ट्र कमल के उस पर आधारित है, और संसद भवन के अंदर जो है वो एक बरगद का वृक्ष स्थित है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। आगे देखिए सेंगोल की स्थापना, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सेंगोल 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया। इस सेंगोल को एक तमिल आधीनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, ठीक है। वर्ष 1947 में पंडित नेहरू को प्राप्त सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ये वर्ष 1947 के उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। देखिए आप तो ये वीडियो एक ही दिन में देख लेंगे, मतलब कई बार में देखेंगे, 2-2 घंटा बीच बीच में रुक करके। मैं तो लगातार बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा थकावट तो महसूस हो रहा है। खैर आगे देखते हैं। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। सेंगोल के शीर्ष पर क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेंगोल के शीर्ष पर क्या है। वैसे तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं, वैसे आप याद रखेंगे। फिर भी भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिल के चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता है। देखिए तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता है। सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये अगर मेंस वगैरह में आता है तो लिखने में मज़ा आएगा। खैर आप सेंगोल के बारे में इतना जान गए हैं तो अच्छा है, अगर आता है क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए उड़ान 5.2, यार हम लोग कुछ टॉपिक ना स्किप भी करेंगे अभी क्योंकि देखिए ये उड़ान का क्या मतलब है, उड़े देश का आम नागरिक। एक टाइम पे ये योजना स्टार्ट की गई थी, जिसका मतलब ये था कि एक सामान्य आदमी भी हवाई जहाज़ की यात्रा करेगा, क्योंकि जो उसका प्राइस था वो सब घटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में एविएशन मतलब जो उसका फ्यूल प्राइस था वो कम था। लेकिन बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि एविएशन फ्यूल प्राइस का बढ़ना, और कुछ ऐसे रूट्स को वो लोग अलॉट नहीं कर रहे थे, जिससे कि उसे
कुछ कंपनियों को घाटा हुआ, कुछ कंपनियां बंद हो गई, कुछ कंपनियां मर्ज हो गई, कुछ कंपनियां भाग गई या फिर बिक गई, वो आपने सारा पढ़ा होगा। तो अभी क्या है कि फिर से एक उसको मतलब उसको बूस्ट करने के लिए फिर से उड़ान 5.2 का किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या है, कुछ की पॉइंट्स, बाकी कुछ चीज़ें तो बेकार ही दिखती हैं इसमें, तो ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय विमान नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना। उड़ान का पूर्ण रूप है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था और 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा कि शिमला से दिल्ली पहली उड़ान थी, ठीक है। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये चरण थे उड़ान 1.2, 3 और 4। उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की थी। इस चरण का उद्देश्य देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और एक अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। तो क्या था ये, देख लीजिए, दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना। 24 मई 2023 को नागर विमान मंत्रालयों द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए, वही जो मैं रूट बता रहा था, रूट्स के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई। उड़ान 5.0 योजना का उद्देश्य देश के दूरदर्शी सुदूर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। और 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। तो हेली शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है, उड़ान से है। इस अवसर पर उन्होंने 5.2 योजना को हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। और 2023 पांचवा हेलीकॉप्टर लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड, बेकार ही है सब। ज्ञातव्य है कि उड़ान 5.2 योजना श्रेणी 1A 9 सीट से कम और श्रेणी 1 20 सीट से कम जैसे छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव ये काफ़ी पुराना हो चुका है, अगर फरवरी मार्च में एग्जाम देंगे तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये देखिए 15वीं विधानसभा इसका था, ठीक है। मतगणना जो भी हुआ सीटें देखिए, कुल 224 सीटें थी, 36 सीटें SC के लिए और 15 सीटें ST के लिए रिजर्व थी। नहीं पूछेगा वैसे तो, फिर भी ये इतना याद रखिएगा 224 सीटें हैं, अगर पूछेगा कहीं मिलाने के लिए आ गया तो, ठीक है। इतने प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ और अभी तक का जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब तक के इतिहास में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। स्मरणीय तथ्य में देखिए 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित किए। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही है। आगे देखते हैं। देखिए परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय कांग्रेस पार्टी को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने राज्य में बहुमत हासिल किया। तो जैसा कि है कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। उल्लेखनीय है कि 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनाव में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान नहीं किया था। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखिए कि 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, ठीक है। और क्या है, और DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार मोटा मोटा ये भी देख लीजिए। देखिए कांग्रेस को 135 सीट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 66 और जनता दल सेकुलर को 19। तो ये आप 3 याद रखिए। जनता दल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने मिले, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन समुद्रगुप्त ये क्या है, देखिए वर्ष 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब शुरुआत हुई है, तो 2022 में। हालांकि ये भी क्वेश्चन आएगा नहीं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना था, हिंद महासागर में। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और NCB के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब नौसेना और NCB के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या है, 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अभियान के तहत 2500 किलोग्राम
मेफ्तेटामाइन, मेथप्टेटामाइन कुछ ऐसा है, मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है। यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। मेथाम्फेटामाइन, मेथाम्फेटामाइन, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में पहली बार नाम सुना तो ऐसा लग रहा है। ध्यातव्य है कि एनसीबी ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की है। और ये है मेथाम्फेटामाइन, एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक, हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और क्या है ये? मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा बढ़ा देता है। ज्ञातव्य है कि डोपामाइन शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। तो डोपामाइन की कार्यविधि और ये जो रसायन मिला है इसके बारे में भी आप अवेयर रहिए, हो सकता है क्वेश्चन में अगर आ जाए कि क्या है तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वर्ण अनुचंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज, एक मिनट, क्या है ये? भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। कौन कौन? ये दो क्षेत्र हैं, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एवं पश्चिम में स्वर्ण अनुचंद्र गोल्डन क्रिसेंट। तो पूर्व में कौन है इंडिया के? स्वर्ण त्रिभुज। और पश्चिम में कौन है? स्वर्ण अनुचंद्र। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मतलब अच्छे से याद कर लीजिए, ज्योग्राफी वगैरह में भी ये आता है इस टाइप के क्वेश्चन कि स्वर्ण त्रिभुज और ये कौन है, ठीक है। ये क्या है? स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं। वहीं स्वर्ण अनुचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान आते हैं। तो देखो, चंद्रमा चंद्र है, मतलब ये कुछ हिस्से याद करने के लिए बना लीजिए, मुस्लिम कंट्रीज हैं ये, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो वो ये चंद्रमा से रिलेटेड है, और ये इधर जो है वो त्रिभुज जो है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आसपास में है, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। स्वर्ण अंचल और स्वर्ण त्रिभुज के बारे में भी यहीं पे आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है? देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है। इस बीच में वर्ष 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू साइन हुआ, मतलब हस्ताक्षरित हुआ। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई, और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना था। उद्देश्य क्या था इसका? ये था, यह भारतीय युवाओं को आईएएफ से जोड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस विरासत केंद्र के माध्यम से आईएएफ के लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसलिए ये बना है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, जिसमें कि ये दिखाएगा कि भाई जो है उसके गौरवशाली इतिहास, मतलब कब कब मानवीय सहायता और आपदा राहत में कैसे मतलब ये काम किया है और क्या योगदान है इसका, ऐसा है। चंडीगढ़ में है स्थापित, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहाँ पर ये स्थापित किया गया, तो चंडीगढ़, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र पहला है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, मणिपुर हिंसा, इससे तो लगभग देश हिल गया था, काफ़ी चर्चा में था। मणिपुर 3 राज्यों यथा नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है, तो इसकी ज्योग्राफी भी आप देख लीजिएगा, मतलब मैप में। इसके अतिरिक्त म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मणिपुर में 16 जिले हैं, परंतु आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है, और ये राज्य के 90% आच्छादित करते हैं पहाड़ी जिले, ठीक है। जबकि घाटी जिले राज्य के मात्र 10% में ही विस्तृत हैं। मणिपुर में निवास करने वाली प्रमुख जनजातीय समूह मैतेई, देखिए सबसे ज़्यादा कौन से हैं? पहाड़ी जिले हैं सबसे ज़्यादा 90%, और 10% क्या है? घाटी जिले। तो मैतेई समूह जो है, मैतेई, नगा और कुकी चीन, मैतेई, नगा और कुकी चीन शामिल है। मणिपुर में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं ये। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नगा और कुकी ये कहाँ है? पहाड़ी जिलों में। तो पहाड़ी जो है, पहाड़ी वाले एरिया में नागा, कुकी चीन, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा एरिया है नागा और कुकी चीन का। मिनट, नागा और कुकी चीन जिसकी संख्या ज़्यादा है वो पहाड़ी जिलों में है,
और मैतेई जो है वो घाटी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है, देखिए मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया। मतलब जो घाटियों में रहने वाली जनजाति है मैतेई, उसे मणिपुर उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइब्स का जो है वो एसटी का दर्जा देने के लिए बोला। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैतेई समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है, अभी क्या है ओबीसी में आता है। तो मेन लड़ाई ये थी। तो या अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, मतलब ओबीसी में आता है या फिर एससी में आता है वर्तमान में। ठीक है, यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से एसटी का दर्जा दिए जाने का मांग कर रहा था, मतलब ये डिमांड कर रहा था। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध अपील जनजातीय छात्र संघ मणिपुर ATSUM द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसके विरोध में जो, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। गौरतलब है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय, देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलिटी के लिए। वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता थी। मतलब पहले से ही ये जो मैतेई समुदाय है इनसे, मतलब ये स्टोरी पढ़ के आपको थोड़ा सा भावनात्मक लगाव हो रहा होगा मैतेई से, तो ये स्टोरी आप याद रखेंगे तो काम आएगा। मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता थी, ठीक, परंतु संविधान अनुसूचित जातियों आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद यह दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, मणिपुर की हिंसा में जांच हेतु आयोग, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आयोग, और इसका अध्यक्ष कौन है। 4 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप इसे विशेष रूप से याद रखिए। आयोग के दो अन्य सदस्यों में शामिल हैं पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास, पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर, ये दो लोग हैं, तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिए, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर। मैतेई को एसटी का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अग्रणी है और क्या है, अतः उन्हें एसटी का दर्जा दिए जाने पर वर्तमान में एसटी का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही एसटी का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भी भूमि क्रय कर सकेगा, तो ये भी है। अगर जनजाति का दर्जा प्राप्त हो गया, अभी क्या है ये लोग घाटियों में रहते हैं और बाद में ये पहाड़ियों पर रहने के लिए भूमि क्रय कर सकते हैं अगर एसटी का दर्जा मिल गया तो। इससे वर्तमान जनजाति समूह अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएंगे। ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम है इसमें। मणिपुर में शांति समिति का गठन, 10 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। मणिपुर की राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के उप मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद और विभिन्न जनजातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री भी हैं, क्या नाम है इनका, N वीरेंद्र सिंह, समिति में शामिल हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे देखते हैं। समिति का अधिकार क्षेत्र राज्य के विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों समूहों के बीच बातचीत शामिल है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मणिपुर में शांति समझौता 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने UNLF यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार और मणिपुर सरकार के बीच में समझौता हुआ है। भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौता किया। तो पिछली बार ऐसा भी क्वेश्चन भी आ गया था कि समझौते पर हस्ताक्षर कौन किया है, किनके बीच में समझौता हुआ है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि नई दिल्ली में समझौता हुआ है, क्योंकि पिछली बार आया था। ठीक, ये UNLF और मणिपुर सरकार
और भारत सरकार के बीच हुआ है। यह प्रथम अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने पर सहमत हुआ है। ध्यातव्य है कि यूएनएलएफ घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ध्यातव्य है कि यूएनएलएफ का गठन वर्ष 1964 में हुआ था। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास यूनीडो संगठन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। ये राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण ये एक संयुक्त अध्ययन है। इसका उद्देश्य भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। सद्य सर्वेक्षण वर्ष 2011 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुसरण में किया गया। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं क्या है। नेशनल इनोवेशन सर्वे के अनुसरण में किया गया। ये क्या है? 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। फर्म स्तरीय सर्वेक्षण नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली क्या है? फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक IMII इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 नाम दिया गया है। इस सूचकांक में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। आगे देखते हैं। देखिए, बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना तथा तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। तो ये यहाँ पर देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना तथा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा, तीसरा, और यूपी क्या है? अपना 8वां। ठीक है। और बिहार क्या है? इसमें अंतिम स्थान पर है, इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर। तो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले भी याद रखेंगे। हालांकि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं लग रहा मुझे। पहाड़ी राज्यों में किस श्रेणी में? उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है पहाड़ी राज्यों में, तथा उत्तर पूर्वी राज्य असम को छोड़कर अंतिम स्थान पर है। फिर भी पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आ भी सकता है, क्योंकि इतना कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी राज्यों की श्रेणी में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन है? दादरा नगर हवेली। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, उत्तर पूर्वी राज्य असम को छोड़कर अंतिम स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली दमन दीव। ठीक है। जबकि जम्मू और कश्मीर इस श्रेणी में इतना स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर जो है वो अंतिम स्थान पर है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में जल निकायों की प्रथम गणना हुई है। वर्तमान भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवासित करती है, हालांकि वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट डाटा है। पहले 17.5 हुआ करता था, अब 18% बोलने लगे हैं लोग, तो होगा। और जो जल संसाधन है विश्व का, उसमें भारत के पास में 4% है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना की गई है। जल शक्ति मंत्रालय और संचालित की गई यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई थी, और यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि अगर ऐसा आता है तो मंत्रालय का नाम अगर पूछ दिया तो आप याद रखेंगे। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस का विकास करना है। गणना के फलस्वरूप अखिल भारतीय और राज्यवार रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।
देश में कुल इतना जल निकाय है और इतने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और इतने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होंगे 97.1 और शहरी क्षेत्रों में 2.9। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, असम है। शीर्ष 5 राज्य, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद यूपी, आंध्रा, उड़ीसा और असम। तो इसे आप चार्ट इसमें भी टेबल में भी देख लीजिए। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 राज्य। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। तो तमिलनाडु और केरल आ गया पहले, वरना पश्चिम बंगाल के बाद यूपी था अपना, यूपी के बाद आंध्रा। तो ये शहरी और ग्रामीण के हिसाब से है। और यहाँ क्या था? कुल जल निकायों की संख्या के मामले में कुल। तो ये आप डाटा आप शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्रा, उड़ीसा, असम, बिल्कुल यही वाला है, ठीक, ग्रामीण वाला। कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक है। तो 78% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक है। उत्तर प्रदेश जल निकायों की कुल संख्या इतना है, दर्ज की गई है, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ये देख लीजिए, दर्ज की गई, जिसमें से कि 97.9% ग्रामीण क्षेत्रों में और इतना जो है 2.02 वही लगभग जो शुरू में था शहरी क्षेत्रों में। कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। तो ये बस कल हेडिंग के रूप में ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, फैक्ट देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। बाकी आप जो है ये अगर वन लाइनर आ गया तो याद रखिएगा कि पहला बजट तैयार करने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। जल बजट किस प्रणाली में प्रवेश करने वाले एवं उससे बाहर, जल बजट किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले और उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक है। यह किसी जल कुंड या जलवृत एक्वीफर के संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोतों तथा संबंधित मोचन डिस्चार्ज के मूल्यांकन का एक साधन है। यह एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास को प्रबंधित करने हेतु किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए है कि जल बजट का मतलब कितना, वही है, बजट में भी वही होता है, कितना इनकमिंग है, कितना आउटगोइंग है, तो इसमें भी वही है। ठीक है, जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास को प्रबंधित करने हेतु, कि मतलब किसी एरिया में कितना जल स्रोत का विकास करना है, कितना नहीं है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया। गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया जाएगा। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ, अमेरिका में संपन्न हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आता है तो आप इसे याद रखिएगा। इस सम्मेलन की सह मेजबानी ताजिकिस्तान एवं नीदरलैंड द्वारा की गई। तो सह मेजबान कौन थे? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 1977 में पहली बार अर्जेंटीना में जल सम्मेलन को लेकर के कोई मतलब जल को लेकर कोई सम्मेलन हुआ था, जबकि ये दूसरा है, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। आगे देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। देखिए मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, तो इसके कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मेंस वगैरह के लिए भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर भी देखिए, चिकित्सा उपकरणों का व्यापक वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तो उपकरणों का जो वर्गीकरण है, जैसे कि कुछ चिकित्सा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज़ होता है, प्रत्यारोपण इम्प्लांट्स वगैरह अगर किए जाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। कुछ उपभोग और डिस्पोजेबल, मतलब कुछ
हैं जो कि जिनका उपयोग हो जाता है, कुछ फेंक दिए जाते हैं। सर्जिकल उपकरण, इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक, रिएजेंट भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए एमपी और यूपी दोनों पास में है, और एक उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और दक्षिण में तमिलनाडु हो गया। तो मैप बना लीजिए, दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी थी। तो 2023 को भी आप याद रखिएगा। इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों में वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कब तक? 2030 तक। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है। मतलब एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऐसा बनाया जाएगा कि इन चिकित्सा उपकरणों का जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सके, जिससे कि विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा। तो कुल मिलाकर के जो है वो यही पॉलिसी है। तो ये 4 जो चिकित्सा उपकरण पार्क हैं वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 4 चिकित्सा उपकरण निम्न में से किस राज्य में नहीं है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। विश्व भर में पुस्तक ग्रामों को पठन पाठन, लेखन एवं पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुस्तक ग्राम एक शांतिपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण का सृजन करते हैं, जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। तो इसलिए ही पुस्तक ग्राम का किया जाता है। मुझे लग रहा है एक लाइब्रेरी टाइप का इन्वायरमेंट है ये। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। यह कार्य गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए कि कहाँ पर है ये। बांदीपोरा जिला, अरगम गांव और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये होगा। और क्या है? एनजीओ सरहद द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। पुस्तक ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत अरगम गांव एक अनूठा गंतव्य होगा, जहां आगंतुक जम्मू और कश्मीर के प्राचीन से लेकर के आधुनिक साहित्य व इतिहास में समाहित होकर यहाँ की लोक संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर, वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन, क्या है? हे ऑन वे, हे ऑन वाई वे, जो भी कह लीजिए। यह वेल्स यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में स्थित है। वेल्स यूनाइटेड किंगडम में विश्व का पहला पुस्तक नगर। तो ये एक तरह से आपके लिए जीके का भी ये बन जाता है क्वेश्चन कि विश्व का पहला पुस्तक नगर कौन सा है? तो हे ऑन वे है। आगे देखते हैं। मई 2017 में भिलार गांव, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, को देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये भी एक जीके फैक्ट है कि पहले देश का पहला पुस्तक ग्राम कौन सा था? सतारा जिले का भिलार गांव, भिलार जो देश का ये था। ठीक है, उसके आगे देखिए। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था। देखिए ये अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी जामताड़ा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो जो है, जो ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं पैसे वैसे का, उसको लेकर के वो बनाया गया है। तो झारखंड का जामताड़ा जिला, यह हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला है। तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला है, जिसके कि हर गांव में वो है, हर गांव में पुस्तकालय है। बहुत बड़ी बात है, हर गांव में पुस्तकालय। ये फैक्ट बन जाता है आपके लिए, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा।
जबकि दिसंबर 2023 में केरल के धर्मदस को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, देखिए इससे संबंधित सारे फैक्ट आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया केरल के धर्मदम को। ठीक, आगे देखते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली पर्वत श्रृंखला 4 केंद्र शासित राज्यों तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में विस्तृत है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, गौरतलब है कि वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला अपक्षय एवं अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन के रूप में विद्यमान है। प्री कैम्ब्रियन टाइम का ये तो विद्यमान है। उल्लेखनीय कि हाल में अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन, मरुस्थलीकरण एवं भूमिक्षरण से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई। हाल ही में भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं मतलब इसको बचाने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय और अपरदन, मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण से बचाने के लिए ये शुरू किया गया। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अगर आता है बड़े एग्जाम में तो, मेंस वगैरह में तो। हाल ही में भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया, भूपेंद्र यादव ने। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव के गांव से इस परियोजना का शुभारंभ हुआ है। हरियाणा के टिकली गांव से, ये भी पूछ सकता है कहाँ से हुआ है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाना है। यह वानिकी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर में जो है वो बफर जोन बनाना है, बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। और यह वानिकी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल है। पास वाले देखिए गुजरात है क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है, और दिल्ली तो अरावली पर ही है, और हरियाणा भी साइड में है। ठीक है, अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है वो आपके लिए होमवर्क है, याद रखिएगा। शामिल है जहाँ लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस परियोजना के तहत वन रोपण, पुनः वनीकरण, जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी बल्कि इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु में भी सुधार होगा। तो ये इतने सारे फैक्ट थे इसमें, ये है मिट्टी की उर्वरता, इसमें बढ़ोतरी, जल उपलब्धता और जलवायु में सुधार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इतना जान लीजिए कि अरावली जो है वो ग्रीन वॉल परियोजना चल रही है, बाकी इसमें कुछ पूछने जैसा तो दिख नहीं रहा। ये पूछ सकता है कितने राज्यों में विस्तार है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन जाएगा और पर्यावरण का भी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27, तो इसे आप थोड़ा सा बना के रखिए दिमाग में। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14%, खाद्य बाजार का 32% और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14%, आयात का 12%, कुल औद्योगिक निवेश का 6%। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है, इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में खास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीयक स्तर का है, टर्शियरी लेवल का है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अगले 5 वर्षों तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगी। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग तथा खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, तो बस ये है विभाग, इसका जो है वो नोडल विभाग है, और ये खाद्य एवं प्रसंस्करण निदेशालय एजेंसी होगी। इसमें कुछ भी
इतना डाटा तो नहीं पूछेगा कि ये कितने कितने प्रतिशत किसका किसका योगदान है, बस याद रख लीजिए कि 2022-27 है। ठीक है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, पुराना न्यूज़ है। चुनाव चिन्ह, आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार है। लोग सब, ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी में भी, हालांकि कई बार पूछ चुका है, फिर भी आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हैं। किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में 6% मत प्राप्त हुए हैं और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो 4 राज्यों में या तो 6% मत मिले हैं या फिर लोकसभा की 4 सीटें जीते हैं। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तो अब आप अगर प्री के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीलिम, ये पॉलिटी में तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही चुके होंगे, तो फिर भी आप इसे एक बार ढंग से देख लीजिए। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो होता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, या 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी हो, या फिर 6 लोकसभा का चुनाव में 4 सीट है या 6% मत प्राप्त हुआ हो उसे, कुल वैध मतों में 6% और 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में से। देखिए ये आप ये जो क्राइटेरिया है ना, ये क्राइटेरिया भी आप अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से लिखे हुए देखेंगे आप। ठीक है, जैसे कि अगर लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो उसमें यही क्राइटेरिया दूसरे ढंग से लिखा होगा, 3 राज्य, 3 ये इतने प्रतिशत ऐसा करके। ठीक है, और यहाँ पे अभी देखिए कुछ और, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ से पढ़े हैं वहीं, एक ही जगह से पढ़िए, वही वाला कंसेप्ट दिमाग में रखिए, वही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कॉमन है वो तो कॉमन है ही है। आगे देखिए, उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने का एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, अगर कोई भी एक शर्त पूरा हो जाता है, पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। इन 3 से वापस लिया गया है और आपको दिया गया है, आप पार्टी को दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड को पूरा कर लिया, क्योंकि 4 राज्यों में जो है ये उल्लेखनीय कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है, तो जो है ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित होगी। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह, आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ब्रूम। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या देख लीजिए। देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस को INC बोलते हैं, तो आप इसे भी पूरा नाम भी याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी BSP, CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये हो गया। आगे देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। ठीक, तो उत्तरी सीमा की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉर्दर्न बॉर्डर। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में लॉन्च किया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये इसे लॉन्च कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी
2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। कब? 2023 को, 15 फरवरी 2023 को। यह केंद्र शासित प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। 22 से लेकर 26 तक, 22-23 से 26 तक। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया जाएगा। वैसे तो आप ये डेटा अगर देखिए तो ये है, लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2,967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया जाएगा। तो ये हैं इतने सारे स्टेट, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड और लद्दाख। ठीक है, आगे देखिए। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 652 गाँव की पहचान की गई, जिसमें 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गाँव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गाँवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। चीन भी आसपास के सीमावर्ती इलाकों में जो है वो गांव बसा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि अगर गांव वगैरह बस जाएंगे, उसके लोग होंगे तो फिर वो आगे उसके लिए मतलब वो रहेगा एक तरह से। आगे देखिए, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन जो है 2023। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, मैप तो आपको याद ही होगा इसका, नहीं याद है तो आप देख लीजिएगा अच्छे से एटलस में। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए। देखते हैं फटाफट क्या है इसमें। 3 राज्य ये हैं और ये 10वां था मेघालय का, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए कुल सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा में। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, मेघालय विधानसभा में की 60 सीटों में से 55 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और एससी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो देखिए 86.69% मतदान दर्ज किया। कोनराड संगमा जो है यहाँ पे नेशनल पीपल पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए और कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। और प्रिस्टोन टाइनसोंग तथा सिन आवभलंग धर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। प्रिस्टोन टाइनसोंग, कुछ नाम ही अजीब है, और स्नी आवभलंग। थॉमस जो है वो एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय लोकसभा में विधानसभा अध्यक्ष 11वीं मेघालय विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। किसको? थॉमस ए संगमा। तो ये थोड़ा ये नाम आप लोग याद रखिएगा। कोनराड के संगमा मुख्यमंत्री, ये तो नहीं पूछेगा उप मुख्यमंत्री, ये विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछा तो पूछा या मिलाने के लिए आ गया तो आ गया। संगमा को याद रखिएगा, कोनराड के संगमा। 60 सीटें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 60 सीटों में से 55 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, आगे देखिए। नागालैंड, नागालैंड में क्या है? एक चरण मतदान हुआ। देखिए 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कुल कितनी संख्या है? 60। देखिए न्यूज़ काफ़ी पुराना हो गया, आने की संभावना नहीं है, फिर भी सीटों की संख्या वगैरह अगर आ सकता है तो आ सकता है, तो सीट वगैरह याद रखिएगा। और सरकार किसकी बन रही है? मुख्यमंत्री कौन है? 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, तो ट्राइब्स के लिए यहाँ भी है, नागालैंड में भी। और हालांकि नागालैंड में 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलूटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनीमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा इसमें, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। ठीक है, बीजेपी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। तो पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ नागालैंड के इतिहास में। क्या नाम है? हेकानी जखालू। ये नाम आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो पूछेगा। नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक हेकानी जखालू ने प्राप्त की। ये दीमापुर निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुई हैं।
एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहातु ओनुओ क्रूज ने पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। ये कुछ नाम अजीब है थोड़ा, इसलिए हकलाना पड़ रहा है। ठीक है, निर्वाचित हुई 7 मार्च 2023 को। एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो नेफ्यू रियो को एनडीपीपी के नेता हैं। ठीक, और एनडीपीपी क्या है? और ये जैसा कि अभी आपने देखा, ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। ठीक, आगे देखिए, नेफ्यूरियो टीआर जेलियांग यान थोंगो पैटर्न, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। और सेरिंगेन लोंग कुमेर, इनको क्या है, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। नहीं पूछेगा कहीं भी। ठीक है, 12वीं त्रिपुरा विधानसभा, देखिए त्रिपुरा का, देखिए 12वीं त्रिपुरा विधानसभा 16 फरवरी 2023 को एक चरण में हुआ। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 60, इसमें भी सीटों की संख्या जो है वो 60 है। 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब ट्राइब्स के लिए ज़्यादा है। 20 जो है एसटी के लिए और 10 एससी के लिए। ठीक है, चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने पर सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा के नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो कौन लिया? मणिपुर साहा, और ये 33 सीट जीते। ठीक है, और क्या है, विश्व बंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। विश्व बंधु सेन, बहुत आएगा तो मिलाने के लिए आ सकता है, वैसे तो ऐसे पूछेगा नहीं कि त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। यूपी वगैरह के एग्जाम में तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी अगर मिलाने के लिए दे दिया कि कौन कौन से कहाँ कहाँ में है तो शायद आप ध्यान रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, एक मिनट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, क्या इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित जो है वो सूचना एकत्रित करती है, पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है ये। ठीक है, 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। यह तीसरा संस्करण था। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। तो इतने जो है मिल करके इन लोगों ने दिया है। इसे आप एक नज़र मार लीजिए। दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बड़े और मध्यम आकार के, और बड़े और मध्यम आकार के, और दूसरे छोटे। ठीक है, इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। IJR इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है, 18वीं रैंक। ठीक है, तो कर्नाटक जो है वो टॉप पे है, एक मिनट, और यूपी जो है वो अंतिम पायदान पे है। तो ये आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, फिर भी याद रखिए जहाँ यूपी खराब प्रदर्शन कर रहा है वहाँ थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.0 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है छोटे राज्यों में, जबकि गोवा अंक के साथ अंतिम पायदान पे है। ठीक है, गोवा अंतिम है
अंतिम 7वें, और सिक्किम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है छोटे राज्यों में। आगे देखिए, न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े और मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग ये है: कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। IGR 1 2 3। तो बस मुझे, मेरे हिसाब से आप इनका नाम ही याद रखिए, यही काफ़ी है। कर्नाटक पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे और तेलंगाना तीसरे नंबर पे। ठीक है। और अंतिम 3 राज्य जो हैं वो देख लीजिए: बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो सबसे लास्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश है। और टॉप पे क्या है? कर्नाटक। ठीक। पुलिस, इनका ये जो है दिया गया है, ये मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से नहीं है। आगे देखते हैं, MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। कई बार पढ़ चुके हैं इसको। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जल मार्गों, 5 वर्तमान और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये क्या, 2016 को जो हुआ है उसके हिसाब से 106 नए बनाए गए हैं, मतलब घोषित हुआ है, बनाए गए जाएंगे ये। और 5 जो है वो पहले से था, NH5 और नेशनल, सॉरी, NW नेशनल वाटरवे घोषित किया गया। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। ठीक है। तो कहाँ से? बनारस, वाराणसी से शुरू हुआ, वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ हुआ? असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल। बोगीबिल जो भी है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। बोगीबिल। तो यह 3200 किलोमीटर की यात्रा रही। अगर पूछेगा तो पूछेगा डिस्टेंस, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा। जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। ये देखिए, बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल है, कथन कारण में आ सकता है। ज्ञातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 में क्या है? सादिया से धुबरी से सादिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से स्थित है, बना हुआ है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग, ठीक, इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। यह यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की कला और संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। किसे संचालित है? देखिए, ये भी पूछ सकता है, स्विट्जरलैंड के कितने पर्यटक थे? 32। और निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है ये गंगा विलास क्रूज सेवा। ज्ञातव्य है कि MV गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर एवं चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र, पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी, नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी से युक्त है। तो मतलब प्रदूषण भी नहीं करेगा और शोर भी नहीं मचाएगा। लंबाई तो नहीं पूछेगा, फिर भी आप अगर कथन कारण में आ गया 1 2 3 2 3 4 1 3 4 मिलाने के लिए, तो याद रखिएगा लंबाई 62.5 और चौड़ाई 12.8 मीटर। ठीक, आगे देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय।
तो केरल तो भाई कुछ ना कुछ करता ही रहता है, टॉप पे रहता ही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ये तो सब जानते होंगे। नाम क्या क्या है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम। देखिए कभी 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 अभी तक तो एक दो बार ही ऐसा क्वेश्चन आया है, जनरली तो लोग याद ही रखते हैं, फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इन सारे भाषाओं से। कभी ऐसा पूछ दे कि इसमें कौन सी भाषा नहीं है, ठीक है, लगेगा रहेगा तो इंडियन पर रहेगा नहीं। भोजपुरी को शामिल करने की बात की जा रही है लेकिन भोजपुरी है नहीं, तो अगर कभी पूछ दे तो। असम, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़। देखिए ये गुजराती कन्नड़, असम बंगाल बोडो, कश्मीरी कोंकणी, कोंकणी कोंकण कनारा तट जानते ही हैं, मैथिली बिहार से संबंधित, मणिपुरी मराठी हिंदी, नेपाली नेपाल साइड, उड़िया पंजाबी, संस्कृत और संथाली सिंधी, तमिल तेलुगु उर्दू और मलयालम। ये जो है अल्फ़ाबेटिकली है इंग्लिश के हिसाब से, आप इसे दिमाग में रखिएगा। उल्लेखनीय है कि हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया है। तो अब तो आजकल तो हर जगह AI ही दिख रहा है, इसी के चर्चे हैं। ये अलग बात है कि ChatGPT फेल हो गया UPSC के एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी AI का बोलबाला चल रहा है, तो हर जगह AI चल रहा है। आप करंट अफेयर्स भी AI से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा दिखाता है कि 2022 से पूर्व डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसा करके। ठीक है, फिर भी देखते रहिए, अपडेट होते रहिए। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकता है। अभय ओका, ठीक है, अभय ओका, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अभय ओका के मतलब उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी जजमेंट्स हैं, निर्णय हैं, उनको क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। तो मलयालम को आप याद रखिएगा, मलयालम हालांकि अगर केरल है तो मलयालम ही होगा, पर फिर भी भाषा भी याद रखिए कि मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए, 2 निर्णय। केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश AS मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं। वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय और चेकडैम के निर्माण से संबंधित निर्णय चेकडैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ज्ञातव्य है कि निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत ने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण ALP का उपयोग करके मौखिक बहस के जीवंत प्रतिलेखन लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की गई। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे भी याद रखिए। अगर कहीं लिखने वगैरह का मौका मिले मेंस वगैरह में तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के जीवंत प्रतिलेखन लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की गई। तो ये भी एक फैक्ट बन सकता है। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, पढ़ चुके हैं, पुराना फैक्ट है, फिर भी आप साल भर का पढ़ रहे हैं तो आप देख लीजिए। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन
श्री सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SSS हुबली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये हुबली जंक्शन कहाँ पे है? धारवाड़ कर्नाटक में। दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 फरवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि प्लेटफॉर्म संख्या 8 को मिला है विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। देख लीजिए हुबली जंक्शन, इसकी लंबाई के हिसाब से देखिए हुबली जंक्शन की लंबाई कितनी है? 1507। कहाँ पे है? कर्नाटक। एक नज़र मार लीजिए सब पे। गोरखपुर यूपी में है, 1366.66। उसके बाद कौन है? कोल्लम जंक्शन। कहाँ पे है? केरल, 1180। अगर नाम भी आ जाए मिलाने के लिए तो आप ये भी याद रखिएगा, कोल्लम जंक्शन केरल। उसके बाद है खड़गपुर पश्चिम बंगाल, 1072.5। स्टेट स्ट्रीट सबवे कहाँ है? शिकागो अमेरिका, ये है 1067.1। तो मतलब जो है विश्व के, ये हम विश्व का देख रहे थे, विश्व के 5 सबसे बड़े लंबे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म। तो शुरू के जो 4 हैं वो इंडिया में हैं, कर्नाटक, यूपी, केरल और पश्चिम बंगाल। यूपी को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ ताकि ये अलग थोड़ा सा दिखे। गोरखपुर जंक्शन अभी क्या है? दूसरे नंबर पे आ चुका है। अगला देखते हैं, विदिशा कहाँ है? MP में है। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला, यह आकांक्षी जिला है तो इसलिए है, बाकी 5G तो दिल्ली वगैरह में तो कब से चल रहा है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो ADP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया। कब किया गया? जनवरी 2018 में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आ सकता है। इस कार्यक्रम को कब स्टार्ट किया गया? 2018 में। 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश के इसमें 8, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना चाहिए। बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र। चंदौली, सोनभद्र, ये है, आप याद रखिएगा। चित्रकूट, बलरामपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। देखिए श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच उत्तर साइड हो गया, चित्रकूट जो है वो सोनभद्र, चंदौली ये दक्षिण साइड हो गया। तो ये आज जो है एक माइंड में बना लीजिए कि ये अगर पूछ दिया कि कौन सा आकांक्षी जिला नहीं है तो वो आपको देखना पड़ेगा यूपी में। ठीक है, यूपी का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। 13 जनवरी 2023 को बिरसा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में 5G की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है, MP में है। आगे देखिए, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। संविधान साक्षर जिला क्या है ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम जानेंगे कोल्लम, उसके बाद जानेंगे कि ये पहला है। ठीक है, भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। ठीक है।
तो क्या मतलब समझा आपने? जो देखिए संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठन, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, आगे देखिए। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन्स 2022 इसका परिणाम है। तो ये आप द सिटीजन 2022 को भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। कोल्लम जिला पंचायत और जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया है। 7 लाख से अधिक परिवारों को, मतलब आदमी नहीं, नागरिक नहीं, परिवार। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। ये भी आप याद रखिएगा कि देखिए 7 लाख तो ये हो गया, 7 लाख से अधिक परिवार, और इन परिवारों में 23 लाख से अधिक लोग हैं जो कि 10 वर्ष से ऊपर हैं, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, इस मतलब एवरेज मान लीजिए एक परिवार में 3 लोगों को शिक्षित किया गया तो लगभग 23 लाख लोग हो गए। ठीक, इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों व सीनेटर्स को सीनेटर कहा गया। ये जो है ट्रेनर्स को सीनेटर कहा गया है। अगर ऐसा कुछ कथन कारण में आया तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में का लक्ष्य है, जिसमें पेट्रोलियम, जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। नेट जीरो तो जानते ही हैं, शुद्ध शून्य, मतलब जितना हम उत्सर्जित करेंगे उससे हम पेड़ पौधे वगैरह लगा करके उतना हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे अपने ही तरीके से, चाहे जैसे भी करें। ठीक है, पर्यावरण में बहुत सारे सिस्टम हैं और जिनको न्यूट्रलाइज, जैसे जिनसे कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो इन सारे माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम नेट जीरो की स्थिति में पहुंचेंगे। ठीक है, कब तक? 2070 तक। देखिए ये डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिया ने नेट जीरो का टारगेट कब तक रखा हुआ है, तो ये 2070 तक रखा हुआ है। और 2047 तक क्या रखा हुआ है? ऊर्जा के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए। अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं, पेट्रोलियम और ये सब, तो ये 2047 तक हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और 2070 तक नेट जीरो टारगेट हासिल कर लेंगे। मतलब ये लक्ष्य है, टारगेट है। ठीक है, आगे देखिए। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। कब? 23 जनवरी 2023 को। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। मिशन से वर्ष 2030 तक क्या क्या परिणाम अपेक्षित हैं? देश में लगभग देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे भी आ सकता है कि क्या क्या टारगेट है, तो ये सब भी है। 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। ठीक है, देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता, एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन क्षमता, मतलब 125 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी और 5 मिलियन टन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन क्षमता का विकास, ये 2030 तक का टारगेट है ये।
8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक का रोजगार सृजन होगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। जो हम इंपोर्ट करते हैं अभी भी जो है हमारे जो आयात का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो विदेशी मुद्रा बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हम लोग खर्च करते हैं, सबसे ज़्यादा निर्यात आयात के लिए खर्च करते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जीवाश्म ईंधन पे खर्च किया जाता है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी का टारगेट है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है वो टारगेट्स देख रहे थे, अभी आप उद्देश्य देखिए। 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी किसमें? वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में। ये होगा 2030 तक। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रगण्य उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ऐसा है, ये बनाना है, ये उद्देश्य है, टारगेट नहीं है। अग्रणी उत्पादक बनाना, उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न, इसके डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना। अभी फिलहाल जो है वो हम उत्पादन ही कर लें, अपना ही हो जाए वो बात अलग है, उसके बाद निर्यात करेंगे आराम से। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी। देखिए 2030 का जो टारगेट है इसके मतलब इसमें वो थोड़ा सा, खैर देखेंगे क्या होता है 2030 तक। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना। रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना। अनुसंधान R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं का समर्थन करना, R&D को समर्थन करना। अगस्त 2023 में भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। तो क्या है? हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया गया है अगस्त 2023 में। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है। परिभाषित देखिए, इस परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस आधारित, बायोमास आधारित दोनों प्रकार के हाइड्रोजन उत्पादन विधियों को शामिल किया गया है। मतलब देखिए हाइड्रोजन को तो हम कई विधियों से प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसी विधि से प्राप्त करना तभी ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा जिसमें कि हम जो है वो कार्बन का उत्सर्जन जिसमें कि जीरो हो। तो इसमें एक इलेक्ट्रोलिसिस आधारित और बायोमास आधारित, ये दो प्रकार हैं जिसमें कि हाइड्रोजन का उत्पादन, हम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का उत्पादन तो बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ही यही है, ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, कि जो है ऐसी विधि से हम हाइड्रोजन का उत्पादन करें जिसमें कि कार्बन का उत्सर्जन नेट जो है वो जीरो हो। ठीक है। भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना होता हो। ठीक है, ये माना गया है। ये मतलब ये परिभाषा के अनुसार है कि क्या है, बाकी ये तो आप समझ रहे हैं कि जिसमें कि लगभग कार्बन उत्सर्जन ना हो। वैसे 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में अगर 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर का उत्सर्जन अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो ये मतलब इसकी परिभाषा दे दी गई कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो ही नहीं करेंगे, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में 2 किलोग्राम करेंगे। ठीक है। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन का मानक। बाकी क्या क्या करना है ये सब आप देख लीजिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम अग्रगण्य उत्पादक बनेंगे और आपूर्तिकर्ता बनेंगे, निर्यातक भी बनेंगे, निर्भरता में कमी भी आएगी, और रोजगार और आर्थिक विकास तो देख ही रहे हैं कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वायनाड, वायनाड ये काफ़ी फेमस क्यों रहा है अभी, और अपने देखिए वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। राहुल गांधी कहाँ से सांसद हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज, जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बुनियादी दस्तावेज होते क्या क्या हैं, और ट्राइब्स को दिया गया है। ठीक है, इस ट्राइब्स अलग हैं और ST अलग है, शेड्यूल ट्राइब अलग है।
तो आप इसे एसटी से मत जोड़ करके देखिए, ये सिर्फ ट्राइब्स हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय विग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ABCD, ये भी थोड़ा सा लोग ऐसा ऐसा कुछ बनाते हैं ना, राइम्स अल्फ़ाबेट्स को लेकर के, कि कुछ ना कुछ बन ही जाता है वो। तो देखिए ये ABCD था, अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, ABCDD कर देना चाहिए था। ठीक है। अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। देखिए डिजिटलीकृत का कुछ प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आप कहीं से भी इन्हें रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि निजता का सम्मान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो जितने भी आजकल देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। खैर तो ज़्यादा क्या बोलना, आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति ट्राइब्स लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। यही तो था। इन बुनियादी दस्तावेजों और सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा। ये देखो चुनाव पहचान पत्र ना, सब तो पॉलिटिकल एजेंडा ही है भाई आजकल, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं बुनियादी दस्तावेजों में। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और इसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट ही हैं, राष्ट्रीय के बाद नहीं करेंगे, राष्ट्रीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाद में करेंगे। अभी के लिए ज़्यादा हो रहा है, बस एक पेज और है, देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तो पहले तो अपशिष्ट उपचार संयंत्र और तरल अपशिष्ट अलग। आजकल आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन वगैरह जहाँ भी है 2 बॉक्स लगे होते हैं, तरल अपशिष्ट मतलब और ठोस ऐसा करके वहाँ लिखा होता है। तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तरल अपशिष्ट को क्या है ना, उसका हम जो है वो उसका उपचार कर सकते हैं, उसे बदला जा सकता है और चीज़ों में। ठीक है, तो आप ऐसे अपशिष्ट को डालते वक्त विशेष ध्यान रखा करिए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पे है? तरल अपशिष्ट वर्षा जल प्रवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। ठीक है, 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिट तकनीक, कौन सी तकनीक? फाइटोरिट पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि ये कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। तकनीक का क्या नाम है? फाइटोरिट तकनीक। ठीक है, इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसके तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है संयंत्र को। विनायक सागर झील नाम आप याद रखिएगा कि पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD मिलियन लीटर पर डे है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नेरी, कहाँ पे है नेरी? फाइटोरिट अपशिष्ट जल उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। फाइटोरिट अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था
वो ये कि नेरी कहाँ है, क्योंकि कई बार आ चुका है, कम से कम मुझे लगता है कि ये यूपी के एग्ज़ाम में तो 15-20 बार आ चुका होगा पिछले 20-25-30 सालों में, जितने भी पेपर हमने देखे हैं। नेरी कहाँ पे है? तो नौ से ही नाम है, याद रखिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये है, तो इन दोनों के सहयोग से ये स्थापित हुआ। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र कहाँ पर है भाई? एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र कहाँ पे है? एशिया के सबसे बड़े उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। एशिया के 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना तृतीय के तहत किया जा रहा है। वैसे भी दिल्ली में जो है ना वो पानी, यमुना का जो पानी है वो आप देखे होंगे कभी, अगर दिल्ली में है तो देखे होंगे, झाग बहुत सारे बन जाते हैं। पीने का पानी जो मिल रहा है वो भी कैसा है ना? तो ये सारी चीज़ें तो आपने नोटिस की होंगी अगर दिल्ली में है तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा है सीवेज उपचार संयंत्र। आगे देखिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, हाउसिंग सोसाइटी के लिए है। भारत का पहला सौर संयंत्र कहाँ पे है? 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव और सौर संयंत्र, फर्स्ट ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर रेजिडेंशियल सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। तो ये विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को याद रखिएगा, कहाँ पर है ये? मुंबई स्थित। और ये TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है और यहीं पर ये जो है पहला सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटियों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में एक 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। तो ये है, मतलब कुल मिला के 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होगा और 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप विवेरिया कॉन्डोमिनियम का आप याद रखिएगा कहाँ पे है। ठीक, आगे देखते हैं। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। मुझे तो लगता है अगर तुक्का भी मारना हो ना कहीं तो केरल ही लगा देना। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग छोटा सा राज्य है तो चीज़ों को बहुत जल्दी किया जा सकता है व्यवस्थित। अब यूपी में पता चला कि अगर यूपी बिहार में पता चला कि खंबा ही उखाड़ के ले गए लगा देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। साक्षरता भी कम है, कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लूटने का प्रयास रहता है हम लोगों का, है ना। और केरला वाले जो हैं वो बेचारे, खैर देखते हैं। इतनी स्टोरी इसलिए भी सुनाया हूँ कि इससे थोड़ा आप याद रखें, ताकि अगर एग्ज़ाम वगैरह में आ जाए तो इस कहानी से ही ये शायद करंट अफेयर भी आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए, डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। मतलब आदमी जो है व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखा में नहीं जाएगा और
ये जो है सारी बैंकिंग गतिविधियाँ और 24 घंटे जो है वो स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। मतलब सीधा से ये समझिए कि सभी बैंकिंग गतिविधियों को बैंक शाखा में उपस्थित हुए बिना वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटली। तो ये है इसका कुल मिला के मतलब डिजिटल बैंकिंग का, ठीक है। आगे देखिए क्या है इसमें। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सभी पात्र खातों, ऑल एलिजिबल अकाउंट्स, डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने द्वारा की गई। राज्य स्तरीय बैंकर्स, एक मिनट, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, एक मिनट, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता, एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है, ठीक है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता। आगे देखिए, गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। 2021 में त्रिशूर का नाम वैसे तो नहीं आएगा, फिर भी 21 का ये केरल का पहला जिला बना था त्रिशूर। आगे देखिए, स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट का विस्तारित रूप क्या है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और डिस्लीपिडेमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलाइटस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है अभी, अग्नि, अगर आपने पढ़ा है तो इसको रिलेट करके देखिएगा, ठीक है। तो ये है स्मार्ट का पूरा मतलब। आगे देखिए, 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया आयुर्वेद के क्षेत्र के लिए। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है इस कार्यक्रम को, स्मार्ट कार्यक्रम को। तो स्मार्ट कार्यक्रम संबंधित किससे है? आयुर्वेद से। उल्लेखनीय है कि NCISM और CCRAS, ये है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान है। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। तो हम क्या है, आयुर्वेद की तरफ झुक रहे हैं, झुकाव होना भी चाहिए, ठीक है। तो आयुर्वेद के में हम लोग आगे रिसर्च करना चाह रहे हैं, करते जाएंगे। तो इस हिसाब से, इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी टाइम हो गया और मुझे लग रहा है कि 3-4 घंटे हो गए होंगे। तो ये राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में देखिए, वैसे तो हम शॉर्ट में चाहते तो केवल इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स ही करते जाते, विस्तृत ढंग से इसलिए हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट है तो छूटे ना। दूसरा उद्देश्य ये भी था इसको बनाने का कि अगर होता क्या है कि बुक्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली जल्दी ख़त्म नहीं कर पाते, 20, 25, 30 मिनट में एक बार उठ जाए, मतलब 1, 2 दिन, 3 दिन ऐसे लगता है। और ऐसे वीडियो अगर देख रहे हैं तो फटाफट करते जाएंगे। और वैसे ही आप लोग, मुझे पता है कि इसको देखने वाले हैं 2x में ही देखते हैं ज़्यादातर लोग वीडियो, 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड में, तो उससे भी जल्दी होता जाएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हाईलाइट करते जाइए, देखते जाइए ज़रूरी चीज़ों को, है ना। तो ये आप देख लीजिए अभी राष्ट्रीय, उसके बाद अब कुछ दिन में अंतर्राष्ट्रीय भी आ जाएंगे। मतलब कोशिश करूँगा पूरा जो है दृष्टि वो आपके सामने हो जाए और
आरू के एग्ज़ाम से पहले भी और पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ। ओके, थैंक यू।